and welcome back to the YouTube channel आशीष पायनियर इंग्लिश। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशीष पायनियर इंग्लिश में। और हम आपके लिए आज इस वीडियो में कुछ खास शब्द लेकर आए हैं, कुछ खास वोकैबुलरी, सम इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी स्पेशली फॉर यू। आज की क्लास का फर्स्ट वीडियो है, लेट स्टार्ट फ्रेंड। आज के क्लास का फर्स्ट वर्ड है हमारा, आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हम लोग ले रहे हैं फ्लॉसी नॉसी निहिली पिलिफिकेशन। क्या कहा हमने? फ्लॉसी नॉसी निहिली पिलिफिकेशन। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आपको डिफिकल्टीज दे सकता है, प्रॉब्लम होगा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि अगर आप पहली बार इस वर्ड को देख रहे हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट इजी है ये थोड़ा प्रैक्टिस करने पे। तो हमारे साथ आप प्रोनाउंसिएट कीजिए, इसका उच्चारण कीजिए, प्रोनाउंसिएट कीजिए इस वर्ड को। फ्लॉसी नॉसी निहिली पिलिफिकेशन। फ्लॉसी नॉसी निहिली पिलिफिकेशन। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है फ्लॉसी नॉसी। इस तरह इसके प्रोनाउंसिएशन को मैंने अलग अलग सेक्टर में चेंज किया ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम ना हो। इसे इस तरह कहेंगे, फ्लॉसी नॉसी निहिली पिली निहिली पिलिफिकेशन। फ्लॉसी नॉसी निहिली पिलिफिकेशन। तो फ्लॉसी नॉसी निहिली पिलिफिकेशन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो ये है नॉन फॉर्मेशन है ये एक वर्ड का, जो कि वर्ड है फ्लॉसी नॉसी निहिली पिलिफिकेशन। एंड इसका मीनिंग होगा the action or the habit। फ्लॉसी नॉसी निहिली पिलिफिकेशन का मीनिंग होगा the action or the habit of estimating something as worthless। क्या कहा हमने? फ्लॉसी नॉसी निहिली पिलिफिकेशन का मीनिंग है the action or the habit of estimating something as worthless। तो worthless का मीनिंग होता है जिस चीज का कोई वैल्यू ना हो, worthless हो, बिना काम का हो, बेकार का हो, worthless होता है, ठीक ना। तो किसी भी चीज को देखकर या किसी को देखकर ये एस्टिमेट करना कि वो पर्सन जो है या फिर ये चीज जो है worthless है, मतलब बस ये इस एक्शन को कहते हैं एस्टिमेटिंग का। जो एक्शन है एस्टिमेटिंग समथिंग एज वर्थलेस, इस एक्शन और इस हैबिट को कहा जाता है फ्लॉसी नॉसी निहिली पिलिफिकेशन। एक बार फिर से इसका प्रोनाउंसिएशन दिया जा रहा है, द एक्शन और द हैबिट ऑफ एस्टिमेटिंग समथिंग एज वर्थलेस। आप सारे वर्ड के मीनिंग को जॉट डाउन कीजिए और राइट कीजिए अपने कॉपी पे, तो आपको फायदा होगा। इस तरह से सिर्फ सुनने से आपको उतना फायदा नहीं हो पाएगा। कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे लिखोगे या फिर जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सुनोगे या जितना बार जिस चीज़ को आप बोलोगे, वो चीज़ें आपके दिमाग में उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से रुक जाएगी, यानी कि आपको वो मेमोराइज हो जाएगा। आप उन चीज़ों को फिर आप भूल नहीं पाओगे। तो चीज़ों को अलग अलग तरीके से बार बार गुजरना होता है, एंड एक चीज़ को अलग अलग तरीके से कई बार मेहनत करना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें दिमाग में रुक पाती है। एंड एक तरीका और भी होता है नेमोनिक मेथड। किसी भी चीज़ को याद करने का नेमोनिक मेथड होता है। ये एक ऐसा मेथड होता है जो कि एक
कहा जाता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन दिमाग में लंबे समय तक टिकती है, इसे हम भूल नहीं पाते। या फिर कोई भी ऐसी बात जिसमें जो वर्थलेस हो, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, रियलिटी से कोई मतलब रिलेशन ना हो, ऐसी चीज़ें दिमाग में ज़्यादा वक्त तक रुकती है। तो निमोनिक मेथड जो है इस पर ही रिलेटेड बेस्ड है। एंड इसमें इसी बात को कहा गया है कि जो भी चीज़ बेकार की होती है या फिर वर्थलेस होती है, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये चीज़ें दिमाग में ज़्यादा वक्त तक टिकी रहती है। जैसे आप कोई भी मूवी देखते हो तो पूरी की पूरी मूवी आपको लगभग याद रहती है, एंड नेक्स्ट बार सेम मूवी को आप देखते हो तो आपको आगे की सारी बातें याद आती जाती हैं। तो निमोनिक मेथड यही कहता है। अगर और दूसरी बात, आप अगर पढ़ने बैठते हो तो सारी बातें क्या होती है, फ्लैशबैक होती है। जो भी चीज़ आप पढ़ चुके हो वो माइंड में तुरंत मेमोराइज हो पाता है, नहीं हो पाता। तो निमोनिक मेथड इसी से बेस्ड है। एंड अपकमिंग वीडियोस में मैं निमोनिक मेथड से वोकैबुलरी को भी आपको बतलाने की कोशिश करूँगा। एंड इस यूट्यूब चैनल से बने रहिए। एंड अभी हमने आपको बतलाया फ्लॉसीनॉक्सीनिहिलिपिलिफिकेशन। क्या आप बता पाओगे अभी कि फ्लॉसीनॉक्सीनिहिलिपिलिफिकेशन का मीनिंग क्या होगा, बिना कॉपी या सर्च किए कहीं भी? क्या आपके माइंड में ये चीज़ें, अगर आप पहले से इस वर्ड को नहीं जानते हो तो आपके माइंड में ये बातें टिकी हुई नहीं होगी, वो आप भूल गए होगे। थोड़ी देर पहले आपको लग रहा होगा कि एक ही वर्ड को मैं कई बार कह रहा हूँ, फिर भी अभी आप इस वर्ड को मेमोराइज नहीं कर पाओगे। यही बात है। एंड निमोनिक मेथड में आपको इसी प्रकार का हेल्प मिलेगा। जिस चीज़ को आप तुरंत के तुरंत भूल गए, ऐसा निमोनिक मेथड से अगर आप पढ़ोगे तो तुरंत नहीं भूल पाओगे, एंड वो चीज़ें आपके दिमाग में सेव हो जाएगी, ठीक है ना। और जब भी आपको उन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपको वो चीज़ें याद आ जाएगी। निमोनिक मेथड से पढ़ने का ये एक फ़ायदा है। तो आप भूल गए हो अभी के अभी, बिना कॉपी देखे आप फ्लॉसीनॉक्सीनिहिलिपिलिफिकेशन को नहीं बता सकते हो। एंड इसका मीनिंग है द एक्शन और द हैबिट ऑफ एस्टिमेटिंग समथिंग एज वर्थलेस। मतलब किसी भी चीज़ को देखकर ये एस्टिमेट करना, ये अनुमान लगाना, या फिर अनुमान लगाना कि ये चीज़ इस लायक नहीं है, या फिर वो पर्सन उस लायक नहीं था। जब हम उसके क्वालिटी को जानते ही नहीं तो ये कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो इस लायक नहीं है या वो इस लायक नहीं है, या फिर कोई भी चीज़ इतनी वैल्यू की नहीं है। जब तक हम चीज़ों को गहराई से नहीं जान पाएंगे, हम उसे क्या नहीं कर पाएंगे, एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे कि वो चीज़ें किस वैल्यू की है। तो फ्लॉसीनॉक्सीनिहिलिपिलिफिकेशन इसी तरह के एक्शन और हैबिट को कहा जाता है, जो किसी भी चीज़ को एस्टिमेट किया जाता है। किसी लोगों का आदत होता है कि किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करते हैं कि वो इस लायक नहीं है, वर्थलेस है, या फिर किसी की। अब काफ़ी चर्चा हो गया इस वर्ड पे, फ्लॉसीनॉक्सीनिहिलिपिलिफिकेशन। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चल रहे हैं। ये है हमारा, ये वो वर्ड है जो मेरे ख्याल से, मेरे नज़रिए से अब तक का सबसे लंबा वर्ड है। शायद आप इससे भी लंबा वर्ड जानते होंगे, बट मुझे अभी तक मैंने तो नहीं देखा है, एंड सर्च भी नहीं किया ऐसा कोई वर्ड जो इससे भी लंबा हो। एंड जहाँ तक मैं शब्द को, जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड मैं जानता हूँ, वो अभी मैं इस वीडियो में फ्लॉसीनॉक्सीनिहिलिपिलिफिकेशन के बाद यहाँ पे रखा हूँ, और वो वर्ड अभी मैं बतलाने जा रहा हूँ। तो वो वर्ड है फ्रेंड, उसका प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दें। लॉन्गेस्ट है तो प्रोनाउंसिएशन में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगी। आदत बार बार प्रैक्टिस करते करते आपको ये प्रोनाउंसिएशन भी इजी लगने लगेगा। तो प्रैक्टिस करें फ्रेंड हमारे साथ। लिसन द प्रोनाउंसिएशन। न्यूमो, देखिए न्यूमो, नो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वोल्केनो, कोनियोसिस, ठीक है ना। वर्ड है न्यूमोनो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वोल्केनो, कोनियोसिस। क्या बोलोगे?
न्यूमो, जैसे देखिए आप न्यूमो, नो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, सिलिको, वोल्केनो, कोनियोसिस। तो इस तरह से अब आपको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इजी लगने लगेगा। न्यूमो, न्यूमोनो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वोल्केनो, कोनियोसिस। अब ये वर्ड तो आपने प्रोनाउंसिएशन को देख लिया, अब इसका मीनिंग क्या है एंड ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो ये है हमारा नाउन फॉर्मेशन। नाउन है, नाउन है तो पता होगा आपको, या तो ये किसी चीज़ का नाम होगा, किसी भी चीज़ हो, या फिर किसी एक्शन का नाम होगा, या किसी स्टेट का कंडीशन, कुछ भी सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस वर्ड को नहीं जानते हो तो, और जानते हो तो आपको पता होगा ये एक बीमारी का नाम है, डिजीज़ का नाम है। तो ये वर्ड अभी आपने देखा, इसका मीनिंग है अल्लाह, ये एक नाम है, ठीक ना, एक डिजीज़ का नाम है। तो ये कैसा डिजीज़ का नाम है? लंग डिजीज़। लंग डिजीज़ यानी कि फेफड़े में एक बीमारी होती है जिसका नाम दिया गया है ये वर्ड। ये वर्ड आप जो देख रहे हो किसी बीमारी का नाम है। जैसे आप कैंसर जानते हो, हैमरेज जानते हो, ब्रेन ट्यूमर, इस टाइप के प्रॉब्लम यानी बॉडी में जो होते हैं या डिजीजेज होती है, इन चीज़ों को, मलेरिया, उसी तरह का ये एक बीमारी का नाम है, डिजीज नेम है। एंड ये नॉन फॉर्मेशन है एंड इसका मीनिंग है अ लंग डिजीज caused by inhaling very fine ash or dust। लंग डिजीज, और वो डिजीज होता कैसे है? इनहेल करने पे। इनहेलिंग का मतलब इनहेल करना, इनहेलिंग। देखिए इसका डिफिनेशन है अ लंग डिजीज caused by inhaling very fine ash or dust। एश और डस्ट, एश जैसा कि आप जानते हो राख होता है, राख। कोई भी चीज़ पूरी तरह से जल जाती है तो जो डस्ट पार्टिकल हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है? एश होता है। तो एश आपने जाना, एश। एंड आपको यहाँ पे दिया गया डिफिनेशन में एक वर्ड आया और वो वर्ड है इनहेल। इनहेल का मतलब होता है किसी चीज़ को श्वास से अंदर खींचना। इनहेल, जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उनके लिए होता है इनहेलर, जिसमें इनहेलर होता है जो एक दवा होती है एंड उसे पुश करते हैं यहाँ पे एंड उसके बाद उसे इनहेल करते हैं। उस अंदर में जो गैस फॉर्मेशन में जो दवा होती है वो इनहेल किया जाता है, अंदर की ओर खींचा जाता है। तो इस तरह हवा के द्वारा यानी श्वास के द्वारा किसी डस्ट पार्टिकल या फिर किसी भी चीज़ को खींचना, इनहेल करना, श्वास से अंदर लेना, उसके लिए वर्ड है हमारे पास इनहेल। तो इनहेल अगर डस्ट पार्टिकल या फिर वेरी फाइन ऐश को किया जाएगा तो एक बीमारी हो जाती है इंसान को, वो होती है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होगा एंड ये भी वर्ड क्लियर होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कणाशार। ये जो वर्ड है फ्रेंड, आप जानते होंगे अगर आप एसएससी एंड बैंकिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप ये कणाशार वर्ड आप जानते होंगे। दरअसल आप इसे कुछ कॉनाइजर या पता नहीं आप लोग क्या प्रोनाउंसिएशन करते हो, मुझे नहीं पता, बट मुझे इसका रियल प्रोनाउंसिएशन पता है।
शायद इसे प्रोनाउंसिएशन करके कुछ लोग यूज प्रोनाउंसिएट करते हैं, बहुत लोग बहुत तरह के प्रोनाउंसिएशन करते हैं प्रोनाउंसिएशन का, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का इंग्लिश में बड़ा ही, बहुत से लोग इंग्लिश पढ़ने लगे हैं बट प्रोनाउंसिएशन को बहुत अलग अलग तरीके से सब लोग बोलते हैं। और अलग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता है। प्रोनाउंसिएशन अगर आपका गलत भी है तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे, क्रैक कर सकोगे एंड बड़े से बड़े पोस्ट पर भी जा सकते हो अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है फिर भी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का एग्जामिनेशन में कोई रोल नहीं है। और यही वजह है कि आज हमारे जो इंग्लिश लर्नर हैं वो प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और जनरली ज़्यादातर लोग, सारे लोग तो नहीं मगर ज़्यादातर लोग प्रोनाउंसिएशन में बड़े वीक होते हैं और सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो मैंने इस चैनल पे जो इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया तो इस पर फोकस किया कि मैं जहाँ तक कोशिश कर सकता हूँ अपने प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करूँ और आपको बेहतर से बेहतर प्रोनाउंसिएशन दे सकूँ। तो इस वर्ड पे हम लोग आए हैं, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है फ्रेंड कनाशार। कनाशार कनाइजर टाइप का कुछ वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसे कनाशार कहा जाता है। कनाशार, कनाशार, क्लियर है? तो कनाशार जो है नाउन है, ठीक ना। तो कनाशार होता क्या, इसका मीनिंग होता है, कनाशार मीनिंग एन एक्सपर्ट जज, ठीक ना, एन एक्सपर्ट जज। तो जज कहने का मतलब आप वो जज मत ले लो जो कोर्ट में होते हैं। जज या जजमेंट कोई भी दे देता है, हम भी दे देते हैं कभी कभी जजमेंट, आप भी दे देते हो। अपने अपने जगह पे अपने तरफ से हर कोई जजमेंट देता है, और हर कोई जो घर का हेड होता है एक तरह से जज ही होता है, क्योंकि वो जजमेंट देता है, ठीक ना। तो जज करने का डायरेक्ट मीनिंग ये नहीं होगा कि कोर्ट का जज। तो मैंने कनाशार का मीनिंग बोला एन एक्सपर्ट जज, तो वो कैसा जज है, इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, यानी कि टेस्ट के मैटर में वो बड़ा ही पारखी होता है। पारखी वर्ड आता है इसके लिए, पारखी। तो किस पारखी यानी कि एक्सपर्ट, बड़ा ही परखने में बड़ा ही वो एक्सपर्ट होता है किसी भी टेस्ट को। यानी कहने का मतलब है कनाशार एक पोस्ट होता है, एक पोस्ट भी दिया जाता है किसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो बोलते हैं, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है रेस्टोरेंट, ठीक ना, रेस्टोरेंट होता है, नॉट रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में एक पोस्ट दिया जाता है कनाशार का, और उसका वो एक जज होता है जो किसी भी चीज़ को टेस्ट करके बतलाता है कि वो उसका टेस्ट कैसा है, इसमें कौन सी चीज़ की कमी है और कौन सी चीज़ की अधिकता है। या फिर अगर वाइन में कोई कनाशार एक्सपर्ट है तो वो बतला देगा कि कौन सा वाइन यानी कि शराब, कौन सा शराब कितने साल पुराना है, 5 साल पुराना, 10 साल, 30 साल, कितना साल पुराना शराब आप उस इंसान को दोगे, वो थोड़ा टेस्ट करेगा और बतला देगा कि वो शराब कितने साल पुराना है। तो बोलते हैं ऐसे पर्सन को बोलते हैं कनाशार। कनाशार बहुत तरह के टेस्ट करने वाले होते हैं, कोई भी चीज़ को टेस्ट करके, जैसे कि अभी हमने कहा वाइन से रिलेटेड कनाशार होता है जो कि किसी भी चीज़ को, वाइन को टेस्ट करके बतला देता है कि वो चीज़ कितनी पुरानी है और किस क्वालिटी की है। क्लियर है? तो कनाशार का मीनिंग आपको मैं बतला दूं, आप कॉपी पे जॉट डाउन कीजिए। एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, ये एक्सपर्ट जज होता है वो भी टेस्ट के मामले में। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चल रहे हैं, फ्लोरा। फ्लोरा का मीनिंग होता है फ्रेंड, फ्लोरा द प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। फ्लोरा इज अ नाउन, इट मीन्स द प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, किसी खास जगह के जो पेड़ होते हैं ना, ट्री, प्लांट्स, किसी भी खास एरिया के, उन्हें कहते हैं फ्लोरा। एंड नेक्स्ट वर्ड है आपका फौना। फौना, तो फौना वर्ड जो आप देख रहे हो वो भी एक नाउन है,
एंड इसका मीनिंग होता है द एनिमल्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। द एनिमल्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा फ्लोरा एंड फौना, या फिर फौना एंड फ्लोरा, ऐसे ही एक चैप्टर है जिसमें इन चीज़ों के बारे में बतलाया गया है। मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड बातें बतलाई गई है जो किसी खास जगह से बिलोंग करते हैं। तो फौना था क्या, द एनिमल्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, और फ्लोरा है द प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आगे चल के कि कौन सा पार्टिकुलर, द एनिमल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, कौन सा एनिमल के लिए वर्ड था एंड कौन सा प्लांट्स के लिए। फ्लोरा कौन का मीनिंग क्या है और फौना का मीनिंग क्या है, आप एक दूसरे से इसे कंफ्यूज कर सकते हो कि कौन सा वाले में डेफिनेशन प्लांट आएगा और किस वाले में डेफिनेशन क्या आएगा, प्लांट्स आएगा, और क्या होगा, एनिमल्स आएगा, फौना एनिमल्स, ठीक ना। तो फ्लोरा एक इजी ट्रिक की तरह बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इन दोनों शब्दों में। फ्लोरा जैसे आप फ्लावर देखो, FLO फ्लो, फ्लावर भी लिखते हैं तो हम लोग FLO करके लिखते हैं, WER, तो फ्लो। इससे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा फ्लावर से कि फ्लो है तो ये रिलेटेड है प्लांट से, क्लियर है। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग आ रहे हैं, सामैरिटन। सामैरिटन, सामैरिटन है हमारा नाम। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा वर्ड, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। अगर आप इंग्लिश रीडर हो, इंग्लिश लर्नर हो, तो कौन सा वर्ड कितना ज़रूरी है, किस वर्ड का कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये वर्ड बिलोंग करता है, ये जानना कितना ज़रूरी है आपको अच्छी तरह पता होगा। तो फ्रेंड, समैरिटन है हमारा नाउन फॉर्मेशन, ठीक ना। तो समैरिटन का मीनिंग है वन हु हेल्प्स अदर्स। समैरिटन का मीनिंग है वन हु हेल्प अदर्स, जो दूसरों की मदद करता हो, ऐसे लोगों को कहते हैं समैरिटन। समैरिटन, एंड इसका एक सिनोनिम मैं आपको दे दूं, समैरिटन का दे दूं और आप जानते भी होंगे। समैरिटन का आपको सिनोनिम्स दिया जा रहा है, वो है अल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट। समैरिटन जो नॉन फॉर्मेशन में है, इसका सिनोनिम्स के तौर पे हमने दिया अल्ट्रुइस्ट, और इसका मीनिंग होगा वन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की मदद हमेशा करते रहते हैं, ऐसे लोग होते हैं समैरिटन। बोले तो अल्ट्रुइस्ट वर्ड आप अच्छी तरह जानते होंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चल रहे हैं, कंपंक्शन, COMPUNCTION, ये है हमारा नाउन। एंड कंपंक्शन, कंपंक्शन का मीनिंग होगा रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग, रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग। कंपंक्शन का मीनिंग है रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग, ठीक ना। मतलब अपने गलती पर पछताना, कुछ भी आपने गलत कर दिया, आपके साथ कोई गलती हो गई, किसी के साथ आपने झूठ बोल दिया और उसे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, डिफ़िकल्टीज उसके साथ आ गई, आपके एक झूठ के कारण वो कई परेशानियों में फंस गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को झूठ बोल दिया और वो बड़ा ही मतलब प्रॉब्लम में था, आपका हेल्प उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता था और इस कारण किसी की जान चली जाती है। तो वो एक झूठ
बड़ा ही प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, बड़ी से बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। इसलिए आप जब भी कोई जजमेंट करो या डिसीजन लो तो काफ़ी सोच विचार कर लेना चाहिए, बातों को समझ लेनी चाहिए। तो जैसा कि जजमेंट से रिलेटेड हमारे पास अभी वर्ड आया था कनसार, एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, जो कि टेस्ट में बड़ा ही एक्सपर्ट हो, पारखी हो, और किसी भी चीज़ को टेस्ट करके उसकी क्वालिटी को, उसमें किस चीज़ की कमी है या फिर किस चीज़ की अधिकता है, या फिर वो कौन सी वाइन के रिलेटेड अगर कोई बात है तो वो कितनी ज़्यादा पुरानी है या नई है, इस चीज़ का वो टेस्ट करते ही बतला देता है। तो ऐसे पारखी को कहा जाता है, यानी एक्सपर्ट को कहा जाता है कनाशार, ठीक ना। तो अभी हमने वर्ड देखा कंपंक्शन, जो कि एक नॉन फॉर्मेशन है, एंड कंपंक्शन का मीनिंग अभी दिया गया है यहाँ पे, रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग। तो रॉन्ग डूइंग, जो भी आपने गलती कर दी या फिर आपसे गलती हो गई किसी, तो रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, पश्चाताप, आपने देखा होगा रिग्रेटफुल, रिग्रेट। तो वो पछतावा जो होता है, आपने जो गलती की उसके लिए आपको पछतावा है, तो इस सिचुएशन के लिए हमारे पास वर्ड है कंपंक्शन, कंपंक्शन, ठीक ना। तो कंपंक्शन जो कि नॉन फॉर्मेशन है, इसका मीनिंग यहाँ दिया गया है। एंड आई होप आपको ये वर्ड क्लियर है, और यहाँ तक आप सारे वर्ड को आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चल रहे हैं फ्रेंड, कंटुमेसस, कंटुमेसस। जैसा कि अस देख रहे हो तो आपको क्लियर होगा कि ये एक एडजेक्टिव है, एंड कंटुमेसस का मीनिंग होगा, कंटुमेसस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड इट इज आस्क्ड प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन। कई बार इस वर्ड को प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया एंड पूछा जाता है अक्सर, एंड सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, और कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है मैं ये भी बतला देता हूँ। जैसा कि आप इस वर्ड को देखा आपने अभी, इस वर्ड को आपको इसलिए बतला दिया गया कि ये लॉन्गेस्ट वर्ड है, एंड नॉलेज के पर्पज से आपको ये वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में भले नहीं आए। और वो एक ही वर्ड यहाँ दिया गया था जिसका प्रोनाउंसिएशन होगा न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कॉनियोसिस। ये सारा एक वर्ड है, इसे 2-4 टुकड़ों में करने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये 4-5 वर्ड है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये 2-4 शब्दों से मिलकर एक शब्द बनाया गया है, और जो एक डिजीज का नेम है, ठीक ना। ये डिजीज का नेम है क्या, लंग डिजीज का नेम है, जो कि एस या डस्ट को इनहेल करने से होता है। तो अभी आपने देखा कंटुमेसस, नहीं कंपंक्शन देख लिया, रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग, एंड कंटुमेसस पे अब हम लोग आ रहे हैं। कंटुमेसस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू कंट्रोल, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कंटुमेसस। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेड, WADE, वेड। वेड इज अ वर्ब, इट मीन्स वॉक विथ इफर्ट्स थ्रू वाटर। अगर इफर्ट के साथ आपको चलना पड़ रहा है तो जाहिर है कि आपको कोई डिफिकल्टीज या ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में आपका वाटर है। अगर आप किसी नदी को क्रॉस कर रहे हो वॉक करके, तो आपको थोड़ा डिफिकल्टीज होगी उसे क्रॉस करने में, एंड थोड़ा इफर्ट करना पड़ेगा, एंड इस इफर्ट के साथ चलने को कहते हैं वेड, WADE, वेड, वॉक विथ इफर्ट, वॉक विथ इफर्ट, वॉक विथ इफर्ट थ्रू वाटर। वॉक विथ इफर्ट थ्रू वाटर, तो ये वर्ब हुआ वेड, WADE, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान रखें। इवन ऑल दी वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, कोई भी वर्ड यहाँ फालतू नहीं है कि आप समझ लो कि चलो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है तो वो और सब ये इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर ये नहीं है।
सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं और आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेड हमने देखा एंड नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग अब आ रहे हैं यहाँ लैबिरिंथ, LABYRINTH। लैबिरिंथ का मीनिंग होगा, थोड़ा स्पेस नहीं है, काउंट कर लें। तो लैबिरिंथ का मीनिंग है फ्रेंड, लैबिरिंथ का मीनिंग बतलाने से पहले मैं आपको थोड़ा इस चैनल के बारे में बतला दूं। अभी आप स्टडी कर रहे हो आशीष पायनियर इंग्लिश पे, एंड अगर आपको इस चैनल पे पढ़ना अच्छा लग रहा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, एंड इफ यू लाइक माय वर्क you can help me to continue teaching the आशीष पायनियर इंग्लिश। इस चैनल पे मैं बने रहूं, इस पर टीचिंग करता रहूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे बने रहूं और टीचिंग करता रहूं, आप लोगों को पढ़ाता रहूं, तो आप हमारी हेल्प कर सकते हो। बिना आपकी हेल्प के मैं यहाँ यूं ही पढ़ा नहीं सकता, कंटिन्यू नहीं रह सकता इस चैनल पे। तो आप हमारी हेल्प कैसे कर सकते हो? तो बाय शेयरिंग द वीडियोज़, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में, या फिर कोई भी आपका रिलेशनशिप में हो दूर दूर तक। आप वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को दूर दूर तक भेजिए बाय शेयरिंग द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, बाय क्लिकिंग द लाइक बटन जो है इस वीडियो का, आप उसे लाइक कीजिए ताकि मैं आपके साथ बना रहूं और आपकी मदद करता रहूं, हेल्प करता रहूं, आपको इंग्लिश वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्गर करता चला जाऊं। By sharing the videos with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सा वर्ड पढ़ना ज़्यादा पसंद है, आपका फेवरेट वर्ड क्या है, इस तरह की कोई भी बात आप कमेंट करो। आपको कौन सा वर्ड, जैसे अभी हमने बताया इस क्लास में, आपको कौन सा वर्ड समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हुआ या फिर आप कंफ्यूजन आपका बना रह गया, तो आप इस कमेंट के थ्रू क्लियर करें। तो हम लोगों ने अभी एक वर्ड को छोड़ रखा था लैबिरिंथ, LABYRINTH, लैबिरिंथ। तो लैबिरिंथ है हमारा क्या, नाउन है। लैबिरिंथ इज अ नाउन, इट मीन्स अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पाथ, ठीक ना, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पाथ through which it is difficult to find your way। लिख देता हूं यहाँ पे, a complicated series of path through which it is difficult to find your अब मैंने लिख दिया इसके मीनिंग को। लैबिरिंथ जो कि नाउन है, A complicated series of paths through which it is difficult to find your way। एक ऐसा सीरीज, मतलब जब आप मान लिया किसी जंगल में जा रहे हो और एक ही जगह से कई सारे रास्ते जा रहे हैं और आपको वहाँ देखा हुआ नहीं है, तो आपको मतलब क्या हो जाएगा, आप बैम्बूजल मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि आप किस ओर जाएं। अगर 5-6 रास्ते एक ही जगह से जा रहे होंगे तो आपको पता ही नहीं है आपको किस रास्ते पे जाना है। अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पाथ थ्रू विच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड योर वे। अगर आप उस रास्ते पे नए हो तो आपको बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपके अपने रास्ते को चुनना और उस रास्ते पे आगे बढ़ना। तो ऐसे कंडीशन के लिए हमारे पास वर्ड था लैबिरिंथ। फ्रेंड्स, आगे भी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स का वीडियो बनाता रहूँगा।
आज के लिए जय हिंद।